सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं कि हमें डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो आज की वीडियो कंप्लीट इस पर रहने वाली है कि डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कैसे करें। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और सारी डिटेल्स बताऊंगा कि बिल्कुल बेसिक से लेकर के आपको डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कैसे करनी है। तो जो लोग वीडियो को एंड तक देखेंगे उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे दोनों चैनल्स कपूर खानदान ब्लॉग्स और कपूर गुरुकुल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को, जो लोग तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको पता होगा कि एसएससी की ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में डिस्क्रिप्टिव पूछा जाता है। पहले इंटरव्यू हुआ करता था, इंटरव्यू की जगह डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम आया था। तो अगर हम सीजीएल की बात करें, एसएससी सीजीएल में टियर 3 होता है डिस्क्रिप्टिव, प्रीलिम्स टियर 1 होता है, मेंस होता है टियर 2 और डिस्क्रिप्टिव होता है टियर 3। और ऐसे ही सीएचएसएल में टियर 2 होता है डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये भी देखो, इसमें एक तो क्वालिफाइंग मार्क्स भी होते हैं और मेरिट भी आपके जुड़ते हैं। तो जितने ज्यादा मार्क्स आएंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। और बहुत छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखना होता है, बहुत बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स दूंगा कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान में रखना है, किन चीज़ों से बचें कि यूएफएम ना हो। आजकल तो सबसे खतरनाक यूएफएम है 2017 2018 में, मेन 2018 में, 2017 में तो ऐसा नहीं था। सीएचएसएल 2018 में, सीजीएल 2018 में आप सब लोगों को पता ही होगा कि कितना बड़ा मतलब इशू बन गया था यूएफएम का। कितने कैंडिडेट्स ऐसे थे जो रिजेक्ट हो रहे थे और फिर बाद में कमेटी बनी, सारा डिसीजन हुआ और सब जो भी डिसीजन आया कैंडिडेट्स के फेवर में ही आया। क्योंकि देखो, जो भी कमेटीज बनती हैं और जो भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो सब यही चाहती हैं कि कोई कैंडिडेट सफ़र ना करे। तो कैंडिडेट्स के फायदे को देखते हुए वो सब डिसीजन आया था। वो तो खैर चलो एक अलग ही इशू है। मेन आज का हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव के बारे में। आपको अपने नोट्स भी दिखाऊंगा, जो मैंने अपने पर्सनल नोट्स बनाए थे, वो मैंने कैसे बनाए थे नोट्स, किन चीज़ों को ध्यान में रखा था, अभी आपको सब कुछ दिखाऊंगा। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी यूज कर सकते हैं। ये इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हर हफ्ते एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड बैचेस और टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाए जाते हैं। इन डेडिकेटेड बैचेस में आपको एसएससी के हर एग्जाम के हर सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाता है एसएससी के टॉप एजुकेटर के द्वारा। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के भी आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आप अपने घर बैठे बैठे अपने फेवरेट एजुकेटर से अपने शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। आस्क अराउंड फीचर का यूज करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, आप उनसे लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं रहता, क्योंकि आपको 12 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाता है और सब कुछ आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में दिया जाता है। आपको पीडीएफ कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाता है। अनअकैडमी पर हर संडे दोपहर 12 बजे होता है एक एसएससी कॉम्बैट, जो कि एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। जो भी लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर देना चाहिए। देयर इज अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ ₹1 करोड़। जो टॉप 3 रैंकर्स होंगे उन्हें एसएससी प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो बाकी के रैंकर्स होंगे उन्हें अपनी रैंक के हिसाब से स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर आप लोग ये फ्री टेस्ट अनलॉक करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड MASTRG को यूज करके फ्री टेस्ट को अनलॉक कर सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मेरा कोड MASTRG को यूज करके एडिशनल 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। अनअकैडमी के सारे लिंक्स आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव में किन चीजों को ध्यान में रखना होता है, और अपने नोट्स दिखाता हूँ, बुक्स के बारे में बताता हूँ, यानी कि कंप्लीट सारी डिटेल्स आपको दूंगा अभी डिस्क्रिप्टिव के बारे में। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दूं, डिस्क्रिप्टिव जो है वो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप किसी भी लैंग्वेज में उसको लिख सकते हैं। लेकिन जो दो सवाल आते हैं डिस्क्रिप्टिव में, 100 नंबर का पेपर होता है, 50 नंबर के 2 सवाल होते हैं। जो दोनों सवाल है ना, वो आपको दोनों सेम लैंग्वेज में लिखने होंगे। या तो पूरा पेपर इंग्लिश में लिखो या पूरा पेपर हिंदी में लिखो, वो आपकी मर्जी है। और ये जो डिस्क्रिप्टिव है ना, इसमें मेन जो सबसे जरूरी होता है आपको डिस्क्रिप्टिव की जो तैयारी के लिए, वो होती है प्रैक्टिस। मोर एंड मोर प्रैक्टिस। आपको अपनी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है। जितना ज्यादा लिखोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो उसी के लिए आपको टॉपिक्स पता होने चाहिए कि किन किन टॉपिक्स आपको प्रैक्टिस करनी है। ज्यादा से ज्यादा आपको जितने टॉपिक्स की आप प्रैक्टिस कर पाओगे, जितने ज्यादा टॉपिक्स की प्रैक्टिस करोगे, उतना अच्छा है आप लोगों के लिए। तो उसी के लिए मैं आप लोगों को बुक्स दिखाने के लिए लेकर आया हूं। तो अभी मैं आपको अपने नोट्स दिखाता हूं कि मैंने जो प्रैक्टिस करी थी, मैं कितनी प्रैक्टिस करी थी और कैसे करी थी। देखो, ये मेरी नोटबुक है, ये मैंने बना रखी थी अपने डिस्क्रिप्टिव के लिए। ये बस ये एक ही नोटबुक मैंने बनाई थी, बाकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस जो करता था वो शीट्स में कर लेता था। मेन मैंने ये नोटबुक बना रखी थी। देखो, ये आपको देखने को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्टिव टियर 3 लिखा हुआ है। अब सबसे पहले जो पहला पेज था ना, पहले पेज पर तो मैंने स्टार्टिंग के कुछ पेजेस पर मैंने फॉर्मेट्स लिख लिए थे सारे। डिस्क्रिप्टिव में एसे, लेटर, एप्लीकेशन राइटिंग, प्रेसी राइटिंग कुछ भी पूछ सकते हैं, और लेटर भी फॉर्मल इनफॉर्मल कुछ भी पूछ सकते हैं। तो स्टार्टिंग के कुछ पेजेस पर तो मैंने फॉर्मेट्स वगैरह लिखे हुए हैं। देखो, जैसे कि आपको पहले पेज पर दिखेगा मैंने फॉर्मेट लिखा हुआ है।
इसके बाद जब आप लेटर को लिखते हो तो लेटर की ओपनिंग कैसी होती है, लेटर की क्लोजिंग कैसी होती है, यानी कि जब आप कोई भी लेटर लिख रहे हो तो आपको इंट्रोडक्शन देनी होगी पहले, फिर बॉडी होगी, फिर कंक्लूजन होगी। ऐसे ही सेम चीज ऐसे में भी रहती है, पहले इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन। तो इन चीजों का ध्यान में रखना चाहिए। तो ऐसे ही जब फॉर्मल लेटर्स होते हैं ना, देखो कुछ लिमिटेड टाइप के ही लेटर्स होते हैं, तो उन जितने भी टाइप के लेटर्स होते हैं उन पर आप किसी बुक से देखो, आपको कोई बुक के बारे में बताऊंगा, या आप रिसर्च करके ना कुछ ओपनिंग और क्लोजिंग, जैसे देखो मैंने ये लिखी हुई थी, मैंने कुछ ओपनिंग लिखी हुई है, ये 10 तरीके की ओपनिंग है और ये 5 तरीके की क्लोजिंग है। ये 10 ओपनिंग और 5 क्लोजिंग मैंने लिखी हुई थी, जो मुझे मतलब बहुत अच्छी, जो बेस्ट लगी, ताकि जो भी एग्जाम में लेटर आएगा, जिस भी टाइप का आएगा, मैं उसी टाइप की ओपनिंग या क्लोजिंग कर दूंगा, ताकि एक तो उस समय पर इतना ज्यादा सोचना ना पड़े, उस समय पर मेरा टाइम वेस्ट ना हो, और जितनी प्रैक्टिस करके जाऊंगा, जितना अच्छी चीजें देख कर जाऊंगा, उतना अच्छा मैं लिख पाऊं। उसके बाद देखो जितनी इंपॉर्टेंट चीजें चल रही थी ना, एक तो जो बेसिक चीजें होती हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, एजुकेशन एक बहुत बेसिक चीज है, और मेरे एग्जाम में सीजीएल 2018 में एजुकेशन पर ही आया था। इससे ऐसे जो बेसिक चीजें हैं इनके बारे में तो आपको करनी है प्रैक्टिस। उसके साथ साथ जो करंट चीजें होती है ना, लगभग आपके एग्जाम से 6 महीने से 1 साल पुरानी करंट, उन सब पे प्रैक्टिस। जैसे उस समय पर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें चल रही थी, देखो आर्टिकल 370 के बारे में मैंने लिखा था, सबसे पहले मैंने आर्टिकल 370 के बारे में लिखा था। ऐसे ही लेटर ऐसे आपको दिखाऊंगा ना, देखो पूरा भरा हुआ है मेरा ऐसे ही इन्हीं सब चीजों से, देखो ये पूरी मेरी नोटबुक भरी हुई है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो भी योजना थी लेटेस्ट के बारे में, सब कुछ हर चीज को मैंने प्रैक्टिस करी थी, और जो उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें दिखी थी, उसके लिए मैंने एक रजिस्टर बना लिया था। तो अब देखो क्या होता है, जब मैं प्रैक्टिस करता था, जब मैं लिखता था, या जब आप भी लिखोगे ना, आपको भी ये रियलाइज होगा कि आप देखो बिल्कुल स्टार्टिंग से तो कोई इतना अच्छा नहीं होता लिखने में, तो आपको भी जरूरत होती है इन नोट्स की, या कुछ आपको कहीं ऐसे एसेज लेटर्स वगैरह लिखे हुए मिल जाए ताकि आपकी हेल्प हो पाए। तो उसके लिए देखो एक किरण की बुक आती है डिस्क्रिप्टिव की, ये सीजीएल और सीएचएसएल दोनों की अलग अलग डिफरेंट बुक्स आती हैं। ये सीजीएल के लिए है और ये सीएचएसएल एमटीएस के लिए है। इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव की बहुत हेल्प मिलती है। इसमें आपको मोस्टली जितने भी इंपॉर्टेंट आपको एसे और लेटर होंगे ना, वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे इस बुक में। और उससे क्या होगा, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एक तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए टॉपिक्स मिल जाएंगे, जितने आपको जितने भी टॉपिक्स दिखते हैं ना इसमें, चाहे इसमें 100 हैं, 150 हैं, 200 हैं, जितने भी इसमें एसे हैं या लेटर हैं, सबसे पहले तो आपने जो भी एसे या लेटर देखा, आप खुद उसको प्रैक्टिस करो। पहले आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, हेडिंग पढ़ो कि अच्छा ये एसे है, ये लेटर है। वो पढ़ने के बाद आप खुद अपने किसी शीट में या नोटबुक में खुद लिखो। इसका जो इसमें लिखा हुआ वो मत पढ़ो, पहले खुद लिखो। खुद लिखने के बाद फिर इनका पढ़ो, फिर उससे आपको पता लगेगा कि आपने जो लिखा और जो यहाँ इस बुक में लिखा हुआ उसमें कितना डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, और क्या क्या चीजें आप ऐड कर सकते हो, और आप किन चीजों से कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो। मतलब आपको इससे एक तो कंटेंट मिल जाएगा, जो एक तो आपको एसे और लेटर के जो टॉपिक्स है वो मिल जाएंगे, उसके साथ आपको कंटेंट मिलता है सारा कि कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना, बहुत सारी आपको जरूरी चीजों के बारे में पता चलता है प्रैक्टिस करने से। और ये बुक दोनों लैंग्वेजेस में आती है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग यहाँ से ले सकते हो अगर आप लेना चाहो तो। बाकी डिस्क्रिप्टिव के लिए प्रैक्टिस तो करनी ही करनी चाहिए। अब इसके साथ साथ और क्या जरूरी चीजें हैं, देखो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एसे या लेटर जो भी आप लिख रहे हो, आप कोशिश करो पैराग्राफ में डिवाइड करो। जैसे अगर एसे है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दो, इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी, और बॉडी के बाद कंक्लूजन। इस टाइप से आप उसको डिवाइड करने की कोशिश करो। उसके बाद जब आप एसे या लेटर जो भी मतलब आप लिख रहे हो, जो भी आपका क्वेश्चन है, आप कोशिश करो पहले ना रफ में बुलेट पॉइंट्स बना लो, आप नोट्स टाइप बना लो रफ में। जब आप घर में भी प्रैक्टिस करोगे, घर में भी जब आप लिखोगे उसके बारे में, तो भी आप कोशिश करना कि आप घर में नोट्स टाइप बुलेट पॉइंट्स बनाओ, पहले अलग से लिखो और उसके बाद लिखना स्टार्ट करो। एकदम से क्वेश्चन पढ़ते आंसर लिखना स्टार्ट मत कर देना, ये बहुत भारी गलती होती है। पहले बुलेट पॉइंट्स बनाओ, उनको फ्रेम करो थोड़ा सा, और फिर लिखना स्टार्ट करो ताकि गलती की गुंजाइश ना हो। उसके बाद एग्जाम में कोशिश करो जितनी कम से कम कटिंग हो पाए ना। देखो ये एक ऐसी चीज है, इसमें प्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी है, तो जितनी कम से कम कटिंग हो, राइटिंग को थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करो। जितना ज्यादा लिखोगे उतनी आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी। मेरी राइटिंग बहुत गंदी थी, लेकिन मैंने देखो जब मैं डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करता था, आप अगर मेरी राइटिंग देखोगे ना, तो मैं कोशिश करता था अपनी तरफ से कि मैं बेस्ट लिख पाऊं। हालांकि मेरी राइटिंग बहुत बुरी थी, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट लिख पाऊं। जैसे देखो उस समय मोटर व्हीकल एक्ट भी एक बहुत हॉट टॉपिक चल रहा था, तो उसके बारे में मैंने प्रैक्टिस करी थी। वही मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे होंगे ना आपके उस टाइम के, आप कोशिश करो कि उन पे भी आप लोग प्रैक्टिस करो, करंट वाले सब टॉपिक्स की भी प्रैक्टिस करो। उसके बाद आप जब भी किसी भी चीज के बारे में लिख रहे हो, जैसे मान लो कोई योजना है या कुछ भी है ना, तो आप एक मॉडरेट रहने की कोशिश करो। आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम मत जाओ, मतलब किसी भी चीज की ना तो बहुत ज्यादा बुराई करो और ना ही बहुत ज्यादा अच्छाई करो। आप एक मिडल वे लेकर, मॉडरेट लेकर चलो, क्योंकि जो एग्जाम आपका चेक कर रहा है ना,
उनके मूड पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। और उनको क्या, देखो ये एक ऐसी चीज है, ये कोई प्रॉपर मतलब एमसीक्यू वाला सिस्टम तो है नहीं कि अगर ए ऑप्शन सही है तो ए ही सही होगा। ये तो ऐसी चीज है कि हो सकता है मुझे कुछ और पसंद है तो किसी और को कोई और पसंद होगा। मान लो मुझे ब्लू कलर पसंद है तो क्या पता आपको रेड कलर पसंद हो, ऐसी ये चीज है। तो इसीलिए सेफ रहने के लिए रहता है कि आप मॉडरेट चलें, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ना रहें। उसके बाद वर्ड लिमिट का आपको खास ध्यान रखना है। वैसे तो 10% तक की 10% आप ज्यादा या कम लिख सकते हो, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करो कि बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम आपका जितनी वर्ड लिमिट है ना बिल्कुल उस पर स्टिक करो। बिल्कुल मिनिमम आपका इंक्रीज या डिक्रीज हो वर्ड लिमिट, तो जितना आप स्टिक करोगे उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। कोशिश करना कि ग्रामेटिकल एरर्स कम से कम हो, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। इस चीज पर भी ध्यान दिया जाता है कि आपके जो ग्रामेटिकल एरर्स है वो नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, और बहुत ज्यादा भारी भरकम वर्ड्स, बहुत ज्यादा हैवी वोकैब यूज करने की मतलब ऐसी कोई जरूरत नहीं होती। आप नॉर्मल एक जो सिंपल लैंग्वेज होती है उस तरह से आप लिख सकते हो। कोई बहुत ज्यादा भारी वर्ड्स या बिल्कुल ही डिफरेंट ऐसी वोकैब यूज करने की जरूरत वाली कोई ऐसी बात नहीं होती। आप नॉर्मल जो वर्ड्स होते हैं वोकैब के वो यूज करो, लेकिन बस ये ध्यान रखना कि स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल एरर्स ना हो आपके। इसके बाद जो सबसे जरूरी चीज है वो है यूएफएम। अब देखो यूएफएम से कैसे बचना है आप लोगों को। जो भी इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन पेपर में दे रखी है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ वो लिखनी है उसमें। आपको उससे कुछ भी ज्यादा कुछ भी ऐसा ऐड नहीं करना। जैसे मान लो अगर वहां कोई नाम सुनील दे रखा है तो आपने नाम सुनील ही लिखना है, आपने सुनील का साहिल नहीं लिखना। जो भी इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन पेपर में है आपको बिल्कुल स्टिक रहना है, बिल्कुल वही चीज लिखनी है, कुछ भी एडिशनल आपको नहीं लिखना। अगर आप एडिशनल लिखते हो तो वो यूएफएम कहलाएगा, क्योंकि देखो वो अनफेयर मीन्स है एक किस्म की कि आप हिंट देने की कोशिश कर रहे हो कि मैं ये हूं मैं वो हूं। तो इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखते हैं कि जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में इंफॉर्मेशन है आप सिर्फ वहीं पर उस पर सीमित रहो, उससे कुछ ज्यादा मत लिखो आप। उसके बाद एग्जाम जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा जहां पे आपको बॉक्सेस वगैरह बने होते हैं जहां पे आपको लिखना होता है, उससे पहले ना स्टार्टिंग में आपको लैंग्वेज वगैरह पे भी टिक करना होता है कि आप इंग्लिश में लिखने वाले हो या हिंदी में लिखने वाले हो। अपनी जो डिटेल्स होती हैं जो उसमें फिल करनी होती है वो सारी डिटेल्स, उन चीजों का खास ध्यान रखना। अगर वहां पे कोई डिटेल्स मिस हो गई या कुछ गलत हो गया, आपने रोल नंबर गलती से कुछ और लिख दिया या आपने लैंग्वेज पे टिक नहीं किया कुछ और किया, तो स्ट्रेट अवे 0 मार्क्स दे दिए जाते हैं। तो इन बेसिक चीजों पर भी आपको ध्यान देना है। जो भी आपके थंब प्रिंट है या जो भी डिटेल्स हैं या लैंग्वेज पर आपको टिक करना है, तो उन सब चीजों को बहुत ध्यान रखना और उन चीजों में बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश मत रखना। क्योंकि जो छोटी छोटी चीजें हैं जैसे कि ये है, ये यूएफएम है, इन बेसिक चीजों से जो आपके पिछले 3-4 साल की या जितने भी साल से आप मेहनत कर रहे हो, आपकी जो मेहनत होती है ना वो बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। तो इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। बाकी एक और चीज है कि जो ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है ना, ये कुछ ना कुछ लक बेस्ड रहता है। ये चाहे कोई माने या कोई ना माने, ये लक बेस्ड होता है। मुझे भी पर्सनली ये लगता है, बाकी आप भी अगर सोचोगे ना तो आपको भी समझ में आएगी कि हाँ भाई ये लक बेस्ड है। इसमें आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी अच्छा कर लो, कहीं ना कहीं लक मैटर करता है। अब जैसे कि जो मेरे टाइम पे जो टॉपिक्स आए थे वो दोनों ही ऐसे टॉपिक्स आए थे। एक तो दोनों मेरे पढ़े हुए, आपको बताता हूँ कैसे पढ़े हुए। एक तो एजुकेशन से रिलेटेड आया। अब एजुकेशन एक तो बहुत बेसिक चीज़ है और अगर मैं आपको इसमें दिखाऊंगा भी ना तो इसमें मैंने एजुकेशन पर भी लिखा हुआ था, अभी आप लोगों को दिखा भी दूंगा। और जो नेक्स्ट आया, जो सेकंड आया, वो लेटर आया, और वो लेटर ऐसा आया कि आप किसी कहीं आप डिनर के लिए गए हैं और वहाँ पे फूड क्वालिटी का कोई इशू है, और वही सेम चीज़, अब ये भी आप लक कह लो या कोइंसिडेंस कह लो, कुछ भी कह लो आप, वही सेम चीज़ मेरे से एग्जाम से एक दिन पहले मैं फैमिली का डिनर पे गया हुआ था, वही सेम इशू मेरे साथ, सेम तो नहीं मतलब वो क्वालिटी वाला इशू मेरे साथ भी आया था रेस्टोरेंट में। तो वो चीज़ भी थी और मैं अपनी तरफ से बेस्ट लिख कर आया था। लेकिन मेरी जहाँ थोड़ी सी दिक्कत मुझे लगती है, मेरी थोड़ी सी राइटिंग अच्छी नहीं थी, उस वजह से मेरा स्कोर बहुत अच्छा नहीं रहा। मेरे 60 मार्क्स आए थे, जो कि एक एवरेज स्कोर माना जाता है डिस्क्रिप्टिव में। देखो अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये जो मेरा रजिस्टर है इसमें मैंने देखो एजुकेशन पर लिखा हुआ था। ये देखो एजुकेशन इंपॉर्टेंस एंड प्रॉब्लम्स इन इंडिया, इस पर मैंने यहाँ प्रैक्टिस के टाइम पे तो लगभग 1000 से भी ज़्यादा वर्ड्स लिखे हुए थे। ऐसे देखो 1 2 3 4 5 और 6 पेज भरे हुए हैं, तो लगभग 1000 से भी ज़्यादा वर्ड्स ही होंगे ये वाले जो मैंने लिखे हुए थे। लेकिन हालांकि वहाँ तो वर्ड लिमिट पर स्टिक करना होता है और मैंने किया भी था वर्ड लिमिट पर स्टिक। इसमें से जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें या जो रेलेवेंट चीज़ें दिखी थी ना वही लिखी थी मैंने। और आप लोग भी एक और चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप एग्जाम में लिखोगे आप थोड़ा रेलेवेंस का भी ध्यान रखना। जो रेलेवेंट चीज़ें हो ना वो लिखना, आलतू फालतू की चीज़ें मत लिखना। लेकिन हाँ, अगर मान लो कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, वैसे तो जनरल क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनके बारे में सब लोग लिख पाए, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा डिफरेंट सा कोई टॉपिक आ गया जिसके बारे में आपको नहीं पता, तो भी घबराना मत, डरना मत, कुछ ना कुछ घुमा फिरा के लिख आना। कोशिश करना कि जितना रेलेवेंट हो पाए उतना रेलेवेंट लिखना। लेकिन फिर भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि बिल्कुल ही नहीं पता इसके बारे में, बहुत ही कम पता है,
तो आप कुछ ना कुछ घुमा फिरा कर लिखाना, घबराना मत बिल्कुल भी, कोई ऐसी डरने की दिक्कत वाली ऐसे कोई इशू नहीं होता। और जनरली ऐसे जनरल टॉपिक्स ही दिए जाते हैं जिनके बारे में सबको पता हो। तो ये मेरी नोटबुक मैंने आप लोगों को दिखा दी है। अगर आप लोग चाहो कि मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूं तो आप कमेंट में बोल देना। अगर मुझे लगेगा कि ज्यादा लोग चाहते हैं इसका पीडीएफ तो मैं कोशिश करूंगा कि इसका पीडीएफ बनाकर अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूं। कोई भी डाउट होता है, कुछ भी होता है, हमारा इंस्टाग्राम टेलीग्राम सारे लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग कुछ भी हमसे पूछना चाहो पूछ सकते हो। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।